आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिमांड एंड सप्लाई, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक, किसका पार्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं पूर्ति। ठीक, ये किसका पार्ट है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक, अब बात आता है कि डिमांड कहते किसको है। तो क्या मेरा डिमांड है कि मुझे एक कार चाहिए, मेरी इच्छा है कि मुझे एक कार चाहिए, तो डिमांड, क्या यह डिमांड है? क्या यह मांग है? क्या सोचिए कि मेरी इच्छा है कि मैं एक कार लूं, तो क्या यह डिमांड कहलाएगा? नहीं, यह डिमांड नहीं कहलाएगा। तो हम लोग डिमांड कहेंगे किसको? है ना भाई, कार मेरा इच्छा तो है, डिमांड तो हम कर रहे हैं, तो इसे तो हम लोग डिमांड नहीं कह रहे हैं, ये डिमांड नहीं होगी। डिमांड कहेंगे किसको? लेट्स टेक एग्जाम्पल। क्या 3 व्यक्ति है, एक है आपका ए, एक बी और एक सी। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि डिमांड एक्चुअली कहते किसको है, मतलब मांग कहते किसको है। ठीक है, तो एक व्यक्ति ये था, एक व्यक्ति बी था, एक व्यक्ति सी था। तीनों का क्या डिमांड था कि मैं क्या लूँ? कार ले लूँ। ठीक, अब एक कार जो है 15 लाख का है। ठीक है, जितना भी चलो एक आइंदा सैकड़ों हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो ये कार कितने की है? 15 lakhs। ओके, तीनों का लेना है, ए बी और सी, तीनों का लेना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तीनों का इच्छा भी है, मतलब विश भी है कि मैं क्या ले लूँ? एक कार ले लूँ। ठीक है, इसका भी इच्छा है, बी का भी इच्छा है और सी का भी इच्छा है कि मैं कार ले लूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इच्छा तो है। अब बात कर लेते हैं एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे, कि क्या इसको एबिलिटी है पे करने का? शायद हो सकता है ये बहुत गरीब हो, बी हो सकता है उससे अमीर है और सी उससे अमीर है। ठीक है, तो इच्छा तो है कार लेने का, तो ये जो व्यक्ति है वो कार नहीं खरीद सकता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, इच्छा है, डिमांड है कि मैं क्या ले लूँ? कार ले लूँ, लेकिन इसके पास क्या है? एबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है कि मैं क्या कर सकूँ? कार ले सकूँ। ठीक, लेकिन बी वाले जो व्यक्ति है उसके पास एबिलिटी है, क्षमता है कि मैं कार ले सकता हूँ। क्या कर सकता है? ज़मीन जायदाद इसके पास है, 1-2 कट्ठा, 1-2 बीघा ज़मीन है, उसे बेच कर क्या कर सकता है? वो ज़मीन ले सकता है। मतलब बी के पास क्या है? एबिलिटी है। ए के पास ज़मीन जायदाद नहीं थी, वो बेचारा इच्छा तो था कि मैं कार पे चढ़ूँ, लेकिन उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो क्या कर सके? कार खरीद सके। ठीक है, और बी व्यक्ति जो था उसके पास एबिलिटी है कि हम क्या कर सके? कार खरीद सके। ठीक, और एक व्यक्ति सी था, तो इसको बिना जमीन जायदाद बेचे हुए ही, मतलब इतना कमाता है, जैसे मान लिया जाए कोई भी अच्छे खानदान का व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, 2 लाख 3 लाख रुपये महीना, तो उसके पास एबिलिटी है कि क्या कर सकता है? कार अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है। ठीक है, ये भी खरीद सकता है, ये भी खरीद सकता है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये ज़मीन जायदाद थोड़ा सा बेच बाच कर क्या करेगा? खरीदेगा, और ये क्या कर रहा है? खरीद सकता है, क्योंकि इसके पास पैसे, बहुत पैसे की कमी नहीं है, खरीद सकता है। ठीक है, एक कंडीशन और, विलिंग टू पे। विलिंग टू पे मतलब पे करने की भी क्षमता होना चाहिए। एबिलिटी है कि हम खरीद सकते हैं, पैसा है, बेच बाच के कर सकते हैं, लेकिन मान लिया जाए कि उसके पास ज़मीन है 1-2 कट्ठा, अब वो बेच के गाड़ी खरीद लेगा तो फिर करेगा क्या? मतलब उसके पास क्षमता है लेकिन वो पे नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास फिर कुछ बचेगा नहीं। समझ में आ रही है बात मैं क्या करना चाह रहा हूँ? ठीक है, जो बी का कंडीशन है, इसके पास ज़मीन तो है लेकिन वो बेच दिया, और बेच कर क्या कर ले? वो कार खरीद ले, फिर खाएगा पिएगा क्या? कैसे उस पर गेहूँ और चावल उगाएगा कैसे उस खेत पर? ठीक है, तो उसके पास विलिंग टू पे नहीं है, मतलब वो पे नहीं कर सकता, पैसा होते हुए भी वो पे नहीं कर सकता है कि उसके पास लिमिटेड सोर्सेज है। ठीक है, और वहीं सी की बात करें तो सी के पास भाई तो पैसा था ही बहुत सारा, वो पैसा पे करके खरीद लेगा, विलिंग टू पे भी है, उसको इच्छा भी है कि हाँ भाई पैसा मेरे पास है, खरीद लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसको।
और ए वाला तो भाई उसके पास तो एबिलिटी नहीं था, पैसा है ही नहीं, तो पे कहाँ से करेगा। समझ में आया बात। मतलब और उसके बाद जैसे ही वो व्यक्ति सी जो है पे करेगा, वैसे ही जो सप्लायर है, मतलब जो पूर्ति करने वाला कार है, जो कार देगा वो इसे पूर्ति कर देगा कि हाँ भाई तू कार ले लो, क्योंकि जैसे ही उसने पैसा दिया कार इसकी हो गई। ठीक, तो उसने सप्लायर ने सप्लाई कर दिया कार का। मतलब कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ इच्छा अगर होगा तो क्या उसके पास कार आ जाएगी? नहीं। उसके पास सिर्फ एबिलिटी टू पे होगा कि हाँ उसके पास क्षमता है कि पे कर सकता है, क्या तब भी वो कार खरीद सकता है? नहीं। उसके पास क्या होना चाहिए? विलिंग टू पे होना चाहिए, मतलब पे करने का भी शक्ति होना चाहिए कि हम उसे दे सकें पैसा। समझ के बात। मतलब डिमांड या मांग उसे बोलेंगे जिसके पास इच्छा हो, एबिलिटी टू पे करने का भी क्षमता हो और विलिंग टू पे भी हो। ये तीनों कंडीशन होगा, ठीक है, तभी हम लोग उसे बोलेंगे, तभी हम लोग क्या बोलेंगे? उसे डिमांड बोलेंगे। तब तो बेचारा सप्लायर उसे सप्लाई करेगा। अगर सिर्फ आपके पास इच्छा है तो डिमांड कहाँ हुआ भाई? इच्छा है कि हम हेलीकॉप्टर खरीद लें, पैसा ही नहीं, तो फिर डिमांड किस बात का। समझ में आया बात। तो सिर्फ इच्छा होने से और एबिलिटी टू पे होने से डिमांड नहीं होगा। आपको इच्छा भी होना चाहिए खरीदने का, एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए और विलिंग टू पे भी होना चाहिए। हाँ, अगर विलिंग टू पे भी है और एबिलिटी टू पे भी है तब भी नहीं होगा, क्योंकि अगर भाई आपको इच्छा ही नहीं तो आप खरीदे क्यों? तभी वो डिमांड नहीं होगा। समझ में बात? समझ गए ना। मतलब कि तीनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तभी हम लोग उसे क्या कहेंगे? तभी हम लोग क्या कहेंगे? उसे डिमांड कहेंगे। और सप्लायर उसे क्या करेगा? सप्लाई करेगा कार को, पैसा लेगा और वो क्या कर देगा? वो पूर्ति कर देगा सामान। ठीक है, तो सी वाला भाई तो खरीद लिया कार, तो सी का जो है वो क्या कहलाएगा? डिमांड कहलाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक आगे की ओर चलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है? तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। इसी में ए बी सी है, इसमें एक डी व्यक्ति को बढ़ा दिया जाए जो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करिए कि जब 15 लाख का कार था उसको बढ़ा दीजिए 30-40 लाख का कार बना दीजिए। ठीक है, तो अगर आप 15 लाख से 30-40 लाख का कार बना दीजिएगा तो हो सकता है कि जो सी वाला जो व्यक्ति है उसके पास पैसा ना हो तो 30-40 लाख का कार ना खरीदे, लेकिन डी वाले के पास पैसा हो तो क्या कर सकता है? कार खरीदना है, विश भी है, एबिलिटी टू पे भी है और विलिंग टू पे भी है इसके पास, लेकिन हो सकता है कि पैसा बढ़ने से जो सी वाला जो व्यक्ति है वो ना खरीदे। मतलब कि जैसे ही आपने क्या किया? प्राइस को बढ़ाया, प्राइस को क्या किया? इंक्रीज किया। जैसे ही आपने क्या किया? प्राइस को बढ़ाया, वैसे ही डिमांड में क्या आ गया? गिरावट, डिक्रीज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ 15 लाख की कार थी, अब वो 30 लाख की कार मिलने लगे तो बेचारे सी वाले के पास उतना पैसा नहीं हो सकता है, तो क्या करेगा? वो बेचारा नहीं खरीद पाएगा। मतलब कि 4 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति जब पहले खरीद रहे थे, जब 15 लाख था, अब उसमें से भी एक व्यक्ति क्या हो जाएगा? नहीं खरीदेगा। मतलब 4 में से सिर्फ एक ही खरीदेगा। मतलब प्राइस बढ़ने से क्या हो जाएगा? डिमांड क्या हो जाएगा? कम जाएगा। इतनी तो बात समझ में आती है। जनरल सी बात है कि सोना का दाम 20 से 50 हज़ार हो जाएगा तो भाई अब उसे लिमिटेड आदमी ही ना खरीदेंगे। ठीक है, क्लियर है ना। अगर उसी का उल्टा अगर बात किया जाए कि प्राइस कम कर दें, तो प्राइस कम कर दे तो हो सकता है कि कम दाम में मिले, 5 लाख या 3 लाख मिले। हो सकता है कि बी जो है आधा कट्टा या 10 धूर कुछ बेचकर और बाकी में आपका खेती भी करे और ये गाड़ी भी खरीद ले। हो सकता है ऐसा। मतलब व्यक्ति नंबर ऑफ कार खरीदने का संख्या क्या हो गया? बढ़ गया। तीनों का क्या हो गया? 3 हो गया ना। पहले 1 खरीद रहा था, अब क्या कर रहे थे? 2-3 खरीदने लगे। मतलब प्राइस घटने से क्या हो गया? डिमांड क्या हो गया? डिमांड में इंक्रीजमेंट आ गई। लेट्स टेक मोर वन एग्जांपल। जैसे अभी हमने बात किया कि सोना था, ठीक है, तो पहले अभी आपको 50 हज़ार मिल रहा था, अब मान लीजिए 10 हज़ार मिलने लगे, तो क्या होगा? जो जिनके पास
कम सोर्स है पैसा आने की वो भी अब खरीदने लगेंगे, है ना। तो प्राइस कम करने से डिमांड में क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट आ जाएगा, और प्राइस बढ़ने से क्या हो जाएगा, डिमांड में डिक्रीज हो जाएगा ना, ठीक है, डिमांड में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना कि प्राइस बढ़ाएं तो डिमांड क्या हो गया, घट गया, और प्राइस घटाएं तो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड। मतलब इसका हिंदी होता है आपका क्या होता है, मांग की नियम, मांग की नियम, ठीक है, मांग की नियम। मतलब प्राइस बढ़ाने से डिमांड घट गया और प्राइस घटाने से डिमांड बढ़ गया। अब इसका थोड़ा हम लोग देखेंगे कर्व, मतलब इसको देखते हैं हम लोग चैट पर कि प्राइस बढ़ाने से डिमांड कैसे घट रहा है, मतलब घट रहा है प्राइस बढ़ाने से, और प्राइस घटाने से कैसे बढ़ रहा है। तो मान लीजिए कि पहले 10 रुपया दाम था, फिर आपका बढ़ गया, फिर आपका 30 रुपया हो गया। ये है आपका प्राइस का, और इधर हम लोग ले रहे हैं डिमांड में क्या हो रहा है। तो पहले था आपने 100 केजी लिया, फिर आपका 200 केजी हो गया, फिर आपका 300 केजी हो गया, ठीक। तो पहले जब 10 रुपये था, मान लीजिए शुगर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, चीनी, कि 10 रुपये जब चीनी बिक रही थी तो आपने लिया 300 केजी, कितना लिया, 300 केजी लिया, ठीक। और जब आपका रेट बढ़ गया तो अमाउंट भी तो घट जाएगा, डिमांड भी तो घट जाएगा। तो पहले आप 300 केजी खरीद रहे थे, अब क्या करिएगा अब आप 200 केजी ही खरीदिएगा, राइट। और जब आपका और बढ़ जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा, तो आप क्या करिएगा, और कम खरीदिएगा, है ना। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड घट रहा है। तो इसका जो कर्व होगा कैसे आएगा, ऐसे आएगा, डाउन द ग्रुप। मतलब कि जैसे 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 आपका प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, डिमांड घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है। तो ये ऐसा कर्व आएगा, किसमें किसके बीच, प्राइस और डिमांड के बीच का कर्व, ठीक है, क्लियर। लेट्स टॉक अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई। मतलब पूर्ति की नियम। इसे थोड़ा अच्छा समझेंगे, इतना इजी नहीं है जितना ऊपर वाला था लॉ ऑफ डिमांड में, कि प्राइस बढ़ा रहे हैं तो डिमांड घट रहा है, प्राइस घटा रहे हैं तो डिमांड बढ़ रहा है। इसको अच्छे समझेंगे। इसमें क्या होता है कि प्राइस बढ़ाने से सप्लाई जो है ये भी बढ़ जाता है। अब कैसे होता है वो देखते हैं। और प्राइस घटने से सप्लाई भी कम जाता है। अब ये कैसे हो रहा है, तो आप एज ए सप्लायर सोचें, मतलब कि आपका दुकान है वैसे सोचें। लेट्स टेक एग्जांपल कि आपका सोने का दुकान है, ठीक है, और आपने लाया वहाँ पर 200 किलो सोना। कितने लाया, 200 किलो, ठीक। जब आपने 200 किलो सोना लाया तो रेट था आपका, आपने लिया 300 नहीं, 30,000, क्या बोल रहा हूँ मैं, 30,000, ठीक है। आपने लाया 30,000 है, 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम का रेट कितना होता है, 30,000, ऐसे रेट चल रहा है, ठीक। इसको हम लोग एक भर बोलते हैं। तो आपने क्या लाया, कितना लाया, 30,000 एक 10 ग्राम का 30,000 होता है ना, जो भी है ऐसा ही लाया। और आपने लाया कितना केजी, 300 केजी लाया। कैसे लाया, तो 30,000 लाया, 300 किलो 30,000, ठीक है। आप सप्लायर हैं, आप सोना बेचते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो 30,000 था, अब क्या हो गया, 30,000 से रेट बढ़ गया। जैसे ही आपने 300 किलो सोना खरीद के लाया घर पर बेचने के लिए, तो उसका जो रेट हो गया, क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब प्राइस में क्या हो गया, इंक्रीजमेंट आ गया, ठीक। मतलब कि 30,000 से क्या हो गया, 45,000 हो गया। तो आपको बेनिफिट हो गया, हाँ भाई, कि हमने 30,000 में लाया और अब क्या बिकेगा, 45,000 में बिकेगा, ठीक है। तो आपने बेचा कि 300 केजी मैंने बेचा, बेनिफिट हुआ, ठीक है। अगला बार आप फिर से लाएंगे, अगला बार आप 400 केजी लेंगे कि नहीं लेंगे। तो आपको देखा क्या, आपने यहाँ पर क्या देखा
कि जैसे आपने प्राइस में इधर इंक्रीजमेंट आया तो आपने सप्लाई में क्या कर दिया, बढ़ोतरी कर दी कि नहीं कर दी। 300 kg लिया तो आपका 30,000 रुपये था, तो कितना हो गया था 45,000। तो आपने क्या किया, उसको बेचा। आपने अगला बार क्या करेगा, आप अगला बार क्या करिएगा कि हम ले आएंगे 400 kg, 400 kg ले आएंगे। ताकि क्यों लाएंगे, क्योंकि अगला बार क्या हो जाए, प्राइस अगर ज़्यादा हमको मिलेगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। समझ रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं कि आपने क्या कर दिया, यहाँ पर सप्लाई बढ़ा दिए। किसके वजह से, ये प्राइस बढ़ने के वजह से इधर सप्लाई में क्या कर दिए, इंक्रीजमेंट लिए। अब इसका उल्टा सोचिए कि अगर आपने 300 kg सोना लाया और 30,000 लाया, 30,000 है, और ये घट के चला गया 10,000 है, तो आपको मजबूरन आपको 10,000 बेचना पड़ेगा। 10,000 है तो क्या हुआ कि आप 300 kg तो लाए हैं, लेकिन आपको बेचना पड़ा कितना में, 10,000, क्योंकि मार्केट में उसका प्राइस क्या हो गया, सोने का कम गया है। इसके वजह से क्या होना पड़ा आपको, 10,000 रुपये बेचना पड़ा। लाए तो थे आपने 30,000 रुपये, बेचना पड़ा 10,000, तो आपको नुकसान हो गया। अगला बार आप सोना का सप्लाई करिएगा, नहीं करिएगा, क्योंकि आपको लाने से क्या हो गया, घाटा। तो सप्लाई कब आप बढ़ाइएगा, आप सप्लाई एज अ सप्लायर, मतलब आप अपने व्यू से सोचिए कि मैं एक दुकानदार हूँ, आप कब अपना सप्लाई बढ़ाइएगा, आप तब बढ़ाइएगा जब उसका दाम क्या हो जाए, बढ़ जाए बढ़ जाए ना, इसका दाम आपका बढ़ जाए, 30,000 से 40,000 हो जाए, तो आप सप्लाई और क्या करिएगा, और बढ़ा दीजिएगा। लाओ 40 किलो ले आओ, 50 किलो ले आओ, 500 किलो ले आओ, कि ज़्यादा दाम में बिक रहा है, तो आप सप्लाई क्या कर लोगे, बढ़ा लोगे। उसी तरह से यहाँ पर आइए कि प्राइस में क्या होगा, बढ़ाइएगा, प्राइस में इंक्रीजमेंट आया, प्राइस आप बढ़ाइएगा तो सप्लाई में भी क्या आ जाएगा, इंक्रीजमेंट आ जाएगा। ठीक, और जब आप प्राइस कमेगा, 10,000 हो जाएगा, 30,000 से 10,000 तो आपको नुकसान हो जाएगा। तब आप अगला बार क्या करिएगा, आप अगला बार और कम अमाउंट लाइएगा कि भाई हमको घाटा हो जाता है। तो इसलिए प्राइस कम होने से सप्लाई भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, प्राइस बढ़ाने से डिमांड कम जाता है, प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ जाता है। और यहाँ पर है प्राइस और सप्लाई दोनों साथ साथ बढ़ेगा, प्राइस और सप्लाई दोनों साथ साथ बढ़ेगा। प्राइस कमा तो सप्लाई भी कम जाएगा, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति की नियम, और इस प्रोसेस को बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड, मतलब मांग की नियम। क्लियर है, ठीक, ओके। अब इसका भी ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ क्या है, हाँ, मान लीजिए 10 रुपया था, फिर 20 रुपया हो गया, फिर 30 रुपया हो गया चीनी का दाम। तो पहले था आपका 100 kg, फिर लिए आप 200 kg, फिर लिए आप 300 kg। 10 रुपये था तो आपने लिया कितना, 100 kg। फिर 20 रुपया बढ़ गया, एज ए सप्लायर सोचिए, एज ए सप्लायर, एज ए डिमांड करने वाला नहीं सोचिए, एज ए सप्लायर 10 रुपये था तो आप क्या लाएं, 100 kg लाएं। अब वो 20 रुपया बढ़ गया तो आप सप्लाई क्या कर लीजिएगा, और बढ़ा लीजिएगा। हाँ भाई 200 किलो लाएंगे क्या, ताकि अगला बार बेचेंगे तो हमको और मुनाफा होगा। ठीक, 30 रुपये हो जाए तो हम क्या करेंगे, और ले आएंगे। हाँ भाई कि 30 रुपये हो गया तो हम और ज़्यादा बेचेंगे, और ज़्यादा कमाएंगे। तो अब इसे ग्राफ को मिलाइए तो हो गया आपका ऐसे। तो जैसे जैसे पैसा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ते जा रहा है। ठीक, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, ओके, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, डिमांड हो गया, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, फिर लॉ ऑफ सप्लाई हो गया। ठीक है, डिमांड किसको बोलते हैं, जिसके पास इच्छा हो, एबिलिटी टू पे हो और विलिंग टू पे हो, वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे कि वो क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। ठीक, और लॉ ऑफ डिमांड किसको बोलेंगे, बस इतना ही बोलेंगे कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घट रहा है, प्राइस घटने से डिमांड बढ़ रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे मांग की नियम या लॉ ऑफ डिमांड। ग्राफ देख लिए हम लोग। फिर लॉ ऑफ सप्लाई किसको बोलेंगे, पूर्ति की नियम, कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस घटने से सप्लाई घट रहा है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
इलास्टिसिटी ऑफ, इज इट विजुअल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, मतलब मांग की लोच। अब एक टर्म आपको क्या बतलाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो हमने अभी इधर पढ़ा कि प्राइस बढ़ाने से डिमांड घट रहा है। अब आपसे पूछे कितना घट रहा है, तो पता चलेगा क्या, पता चला कि मान लिया जाए कि 40,000 रुपये सोना बिक रहा था, सब लोग खरीद रहे थे, 100 व्यक्ति खरीद रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई उसको 60,000 रुपये कर दिया गया, तो क्या उतना ही व्यक्ति खरीदेंगे जितना पहले खरीद रहे थे? नहीं, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है ना, तो उतना ही व्यक्ति नहीं खरीद पाएंगे। तो कितना व्यक्ति नहीं खरीद पाएंगे और कितना व्यक्ति खरीद पाएंगे? प्राइस घटने से कितना व्यक्ति ज़्यादा खरीद रहा है और प्राइस बढ़ने से कितना व्यक्ति कम खरीद पा रहे हैं। तो इसे कौन बताएगा? इसे बताएगा मांग की लोच, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी चीज़ को बताएगा कौन? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक लाइन में कहें तो प्राइस बढ़ने से डिमांड घट रहा है, तो कितना घट रहा है या फिर कितना बढ़ रहा है, ये कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बहुत सारे टाइप भी हैं, तो इसे निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, जैसे आप लोग परसेंटेज 8-9 में निकालते होंगे। तो इसके लिए है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या मैंने बोला? परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक, अब ये परसेंटेज चेंज इन बाय परसेंटेज चेंज परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस है ना। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसे परसेंटेज चेंज इन डिमांड को कैसे लिख सकते हैं? परसेंट फ्रैक्शन में परसेंटेज चेंज को लिख सकते हैं हम लोग चेंज इन डिमांड बाय टोटल डिमांड। ठीक है, जो पहले डिमांड किया बाय गुना क्या कर ले हम लोग 100, फ्रैक्शन चेंज कर रहे हैं। फिर आपका चेंज इन प्राइस बटा प्राइस गुना 100, सॉल्व करेंगे 100 कट गया, आ जाएगा आपका डेल्टा डी बाय डी, पी गया ऊपर और डेल्टा पी आ गया नीचे। तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसा, वी कैन राइट लाइक दिस, डेल्टा डी बाय डेल्टा पी गुना पी बाय डी। ठीक है, सो आपका इलास्टिक ऑफ डिमांड बराबर क्या आ गया? डेल्टा डी बटा डेल्टा पी क्रॉस पी बाय डी। ठीक है, ये 12th के लिए इंपॉर्टेंट है फार्मूला। ये फार्मूला डायरेक्ट पूछ सकता है आपको। ठीक है, लेट्स टेक वन एग्जांपल। एक एग्जांपल मैंने लिया कि शुगर का जो प्राइस था, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इलास्टिक ऑफ डिमांड पे क्वेश्चन दे रहे हैं हम कि शुगर का जो प्राइस है पहले 10 था, तो ये क्या है आपका प्राइस है 10 था, तो व्यक्ति ने लिया 100 kg। ठीक है, जब ये प्राइस हो गया आपका 20 रुपये, ठीक है, तब प्राइस तो बढ़ गया, तो डिमांड में तो कमी आएगी। तो डिमांड में कितना कमी आ गया? मान लीजिए 50 kg हो गया। एकदम ईजी क्वेश्चन ले रहे हैं कि जब आपका प्राइस था शुगर का 10 रुपये केजी था, तो एक व्यक्ति ने डिमांड किया कितना का? 100 kg का। उसने कितना लिया? 100 kg। जब वो 20 रुपये था तब वो कितना लिया? 50 kg, क्योंकि पैसा बढ़ गया ना, तो अपना अमाउंट में क्या कर दिया? कमी कर दिया, है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हुआ? कितना अमाउंट में वो इंक्रीजमेंट कर लिया? 20 पे बढ़ाने से कितना टाइम्स कम कर लिया? कैलकुलेट करते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर लिखेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? ऊपर आपका फॉर्मूला क्या था? डेल्टा डी बटा डेल्टा पी गुना पी बाय डी। अभी डेल्टा डी क्या है? चेंज इन डिमांड। ऐसे बोलते हैं हम लोग चेंज इन प्राइस। ठीक है, और पी जो है पहले वाला प्राइस, जो सबसे पहले था 10 था, और डी जो है पहले जितना जो डिमांड था, बाद में जो चेंजिंग आया वो, मतलब पहले जो डिमांड कितना था इसका 100 kg, वो लिखेंगे, और पहले जो प्राइस था 10 था वो लिखेंगे। ठीक है,
अब इसे सॉल्व करते हैं। तो चेंज इन डिमांड कितना का हुआ, डिमांड तो ये था 100 kg लेना था, अब लिया कितना 50। तो चेंज कितना का हुआ, पहले लेता था 100 किलो और लेता है 50 किलो। तो कितना नहीं लिया, 50 kg लिया। चेंज कितना का आ गया, 50 kg का आ गया। ठीक है, 100 माइनस 50, ठीक। अब डेल्टा पी चेंज इन प्राइस, अब इसमें प्राइस में चेंजिंग कितना आया, 10 था 20 हो गया। तो 10 का चेंजिंग आया, पहले 10 में था तो 20 हो गया, तो 10 का चेंजिंग आया। तो 50/10 इंटू मल्टीप्लाई। पी क्या था आपका, प्राइस, तो पहले प्राइस कितना था, तो 10 था भाई, ठीक है। और डी क्या है आपका, डिमांड, तो पहले जो डिमांड था वो कितना था, 10 रुपये था, तो 100 kg था, तो 100 लिख लेंगे। ठीक, ए से ए कटा, ए से ए कटा, 5 से 2, मतलब 1/2। मतलब डिमांड में कितना कमी आ गई, आधा का कमी आ गई। ऐसे ही देखिए 100 था तो 50 हो गया, तो आधा अमाउंट में क्या हो गया, कमी आ गया। प्राइस डबल करने से, प्राइस क्या करने से, डबल करने से यहाँ पर अमाउंट में क्या आ गया, आधा का कमी आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब ईडी। ठीक, अब इसी का टाइप है। अब टाइप क्या है, टाइप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकेंड वन इज perfectly inelastic of demand। थर्ड को बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड। ठीक, अनदर वन इज रिलेटिवली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड। ठीक है, अब फोर्थ वन इज यूनिटी ऑफ इलास्टिसिटी ये भी है, रिलेटिव इनइलास्टिक ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर लेंगे। ठीक है, अब पहला हम बात करेंगे परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या है। फर्स्ट वन इज क्या है, परफेक्टली इलास्टिक ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिक ऑफ डिमांड, जो भी हो। अब ये क्या है, इसमें बोलता है कि प्राइस में क्या करें आप, चेंजिंग करें। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। प्राइस में क्या करें आप, चेंजिंग करें, वो भी ज़्यादा चेंजिंग ना करें, दम हल्का सा, मतलब 10 रुपये है तो 10.001, लगभग कुछ दम हल्का, ना के बराबर, जीरो के बराबर। ठीक है, हल्का सा चेंजिंग करें और डिमांड में क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी या बहुत ज़्यादा कम जाए। मतलब क्या, प्राइस क्या किए, हल्का फुल्का चेंज किए। जो इलास्टिसिटी का डिमांड फार्मूला क्या था आपका, डेल्टा डी बटा डेल्टा पी, यही था परसेंटेज में। तो प्राइस में क्या करना है आपको, चेंजिंग करना है। तो कितना चेंजिंग करना है, ना के बराबर, मतलब लगभग क्या करना है, जीरो ही लिखना है। लगभग क्या करना है, जीरो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिमांड में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाए। तो ऐसा कोई चीज़ है जो आप हल्का सा चेंजिंग करते हो तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाता है। सोचिए, मान लीजिए पेट्रोल ही लेते हैं एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल पेट्रोल। क्या अगर आपका पेट्रोल का दाम 100 रुपये लीटर है और 101 रुपये लीटर हो जाए, चाहे 99 रुपये लीटर हो जाए, कम जाए, मतलब 1 रुपये का बढ़ाएं चाहे 1 रुपये का घटाएं, तो क्या डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाता है, नहीं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या लेना है कि अगर प्राइस में अगर हल्का चेंजिंग करें तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाए, बहुत ज़्यादा, तो वैसे कंडीशन को हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। अगर ऐसा होता है कि अगर पेट्रोल का दाम हम 1 रुपया घटाएं तो पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा बिकने लगे, बहुत ही ज़्यादा एक्सेस। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन एक्सेस बिकने लगे, डिमांड बहुत ही ज़्यादा आने लगे, तो वैसे कंडीशन को क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड।
ठीक है, मतलब प्राइस में क्या किए हैं, कुछ भी चेंजिंग नहीं किए, जीरो के बराबर। तो जब यहाँ पर जीरो भरेंगे तो किसी सी चीज़ से भागा देते हैं जीरो से, तो क्या कहलाता है, इन्फिनिटी। मतलब इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो इक्वल आ जाएगा किस चीज़ का, इन्फिनिटी का। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे कि परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी का इक्वल होता है। मतलब डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाएगा, समझ गए। तो वैसे कंडीशन को बोलते हैं हम लोग परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। तो ये भी कंडीशन हुआ ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था, वही तो बताता था कि कितना का चेंजिंग हुआ, है ना। प्राइस में चेंजिंग करने से क्या होता था, डिमांड में कितना का चेंजिंग हुआ, चाहे कितना का डिमांडिंग चेंजिंग हुआ इंक्रीजमेंट में और डिक्रीजमेंट में बात करते थे ना कि प्राइस, अरे यार क्या बोल रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है क्या था आपका कि प्राइस को बढ़ा रहे थे तो डिमांड में क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अब कितना कम हो रहा था वही तो बता रहा था। तो उसी का तो टाइप है कि हमने क्या किया, प्राइस को हल्का फुल्का चेंज किया तो डिमांड में क्या आ गया, बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग आ गया, है ना। तो वैसे कंडीशन को क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। तो लगभग लगभग कुछ नहीं बदले तो इसका वैल्यू जीरो, तो ईडी कितना हो गया, इन्फिनिटी। ठीक है, पहला क्लियर। ठीक, दूसरा है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। इसे क्या बोलते हैं, तो ये बोलता है कि भाई प्राइस में बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग करिए और डिमांड में कुछ असर ना पड़े। अरे साला ये क्या हो रहा है, क्या प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजिंग करें और डिमांड में क्या हो जाए, कुछ असर ही ना पड़े। क्या बोल रहा हूँ मैं, तो फॉर्मूला लिख लें पहले, डेल्टा डी बटा डेल्टा पी परसेंटेज वाइज। प्राइस में क्या करना है आपको, चेंज करना है, बहुत ज़्यादा चेंज करना है, लेकिन डिमांड क्या हो जाए, कुछ भी चेंज नहीं होना, लगभग लगभग जीरो ही रखना है। प्राइस आप कितना ही बढ़ाते रहें, चाहे प्राइस कितना कम करते रहें, तो डिमांड में क्या हो जाए, स्थिर ही रहे, लगभग लगभग जीरो के बराबर, कोई चेंजिंग ना आए। जैसे लेट्स टेक वन एग्जांपल कि आप एक एग्जांपल ले रहे हो नमक का, कि नमक 17 रुपया 15 रुपये मिलता है ना, उसको हम क्या कर दिए, प्राइस कर दिए 1000 रुपये, 2000, 3000, तो क्या डिमांड में कमी नहीं आएगा, आएगा, कम लेगा दिन नमक। फिर ऐसा थोड़ी ना होगा कि डिमांड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, चेंजिंग नहीं आएगा कैसे, तो ये एक इमेजिनरी बात है ना, ऐसा कभी हो सकता है, इसलिए इसको एक टाइप में बांट दिया गया। किसके टाइप में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप में बांट दिया गया है कि प्राइस में हम बहुत ज़्यादा चेंजिंग करें तो डिमांड में क्या हो जाए, कुछ भी चेंजिंग ना आए, मतलब जीरो के लगभग। मतलब ऊपर अगर जीरो भरेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल जीरो, जीरो से किसी चीज़ में भाग लगाना जीरो हो जाएगा। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसका, परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जीरो। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड कितना, ईडी इन्फिनिटी, परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड कितना, तो जीरो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड। अब रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड ये बोलता है कि आप प्राइस को बढ़ाइए या घटाइए, ठीक है, डिमांड में जो चेंजिंग आएगा वो प्राइस से कम ही चेंजिंग आएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि आप फॉर्मूला समझें, थोड़ा सा पेचीदा है, डेल्टा डी बटा डेल्टा पी, क्या प्राइस में चेंजिंग करें, बढ़ाएं चाहे घटाएं, लेकिन प्राइस बढ़ाने से ज़्यादा का कमी ना हो, ज़्यादा कमी क्या ना हो, डिमांड पर ज़्यादा कमी ना हो, ठीक है, और प्राइस घटाने से भी डिमांड का ज़्यादा का इंक्रीजमेंट ना हो। मतलब आप कितना ही बढ़ाइए इसको, डिमांड थोड़ा ही कमेगा, प्राइस कितना भी ज़्यादा घटाइए लेकिन डिमांड थोड़ा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड। तो आप ऐसा सोचिए कि प्राइस आप क्या करिएगा, बढ़ाइएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप सोचिएगा कि डिमांड में क्या हो जाए, बहुत ही ज़्यादा गिरावट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्या होता है कि कुछ ही गिरावट आता है, ठीक है, तो मतलब प्राइस का वैल्यू ज़्यादा होगा और डिमांड क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसमें गिरावट क्या हो रहा है, कम का, है ना।
प्राइस का इंक्रीजमेंट ज़्यादा और डिमांड का क्या हल्का कम, ठीक है। और प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम कर रहे हो तो डिमांड में भी क्या हो रहा है, हल्का का ही इंक्रीजमेंट हो रहा है, कोई ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे हम लोग रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड। तो आप जब भी पी का वैल्यू नीचे ज़्यादा भरोगे, पी का वैल्यू क्या करोगे ज़्यादा भरोगे, और डी क्या हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा आपका इलास्टिक, जो हमें भी हमने समझाया वो हो जाएगा इलास्टिसिटी इन रिलेटिवली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड हो जाएगा, ठीक है। फिर से बोल देते हैं, ए हो जाएगा आपका क्या, प्राइस आप ज़्यादा बढ़ाएं तो डिमांड क्या हो जाएगा, प्राइस आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हल्का ही गिरावट आएगा डिमांड में, और प्राइस बहुत ही ज़्यादा गिराएं तो डिमांड में भी हल्का का इंक्रीजमेंट होगा, तो प्राइस तो नीचे ज़्यादा बढ़ाएगा और डिमांड ऊपर कम ही रहेगा। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, अगर नीचे हम लोग ज़्यादा लिखें और ऊपर कम रहेगा तो हमेशा कट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 से कम ही ना आएगा, तो इसलिए रिलेटिवली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड जो हो जाएगा ई के वैल्यू क्या हो जाएगा 1 से छोटा। ये हमने समझा दिया आपको, रिलेटिवली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। इसी का उल्टा होता है आपका रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड, ठीक है ना। तो रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या है कि प्राइस आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो डिमांड में ज़्यादा का गिरावट आ रहा है, और प्राइस आप कम कर रहे हो तो डिमांड का ज़्यादा का इंक्रीजमेंट हो रहा है। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग हमने सोचा कि भाई चलो पेन का दाम हम 2 रुपया बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो डिमांड में एकदम कमी आ गया, बहुत ही ज़्यादा। मतलब सोचे कि भाई 10 गो लोग 20 गो लोग नहीं खरीदेगा, शुद्ध देख रहे हैं कि 40-50 गो लोग नहीं खरीद रहा है, तो डिमांड में सोचने के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा क्या हो जा रहा है, नहीं खरीदने वाले लोग हो जा रहे हैं, मतलब डिमांड में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जा रहा है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन को बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड बोलेंगे, मतलब डिमांड का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा कम। मतलब क्या आप डेल्टा डी ऊपर लिखोगे, डेल्टा पी नीचे परसेंटेज में, तो देख रहे हो क्या कि प्राइस आप ठीक हल्का सा बढ़ाए, ठीक है, हल्का सा बढ़ाए, पेन का दाम में आपने क्या किया 5 से 7 कर दिया, तो डिमांड में क्या हुआ भारी गिरावट आ गया, बहुत लोग नहीं खरीद पाए, तो डिमांड का तो वैल्यू ज़्यादा हो गया ना प्राइस के अकॉर्डिंग। तो ऊपर तो आपका हो गया वैल्यू, मान लीजिए कि 10 हो जाएगा, प्राइस तो मैंने कुछ हल्का ही बढ़ाया, तो ये कटेगा तो 5 आ गया, मान लीजिए, ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो क्या होगा, हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि डिमांड में ज़्यादा गिरावट आएगा प्राइस के अकॉर्डिंग, तो प्राइस हमेशा कम आएगा, डिमांड ज़्यादा आएगा, तो आपका हमेशा क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 से ज़्यादा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा 1 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। वहीं आप प्राइस क्या कर लोगे, बहुत ही ज़्यादा मतलब हल्का सा डिक्रीजमेंट किया, और डिमांड क्या हो गया बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया इंक्रीजमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा, हल्का से गिराया बहुत ज़्यादा हो गया इंक्रीजमेंट। जैसे सोना मान लिया जाए, आपने 20,000 से 20,000 से आपने 15,000 किया, तो बहुत सारे लोग क्या कर लिए खरीदने लगे, तो डिमांड क्या हो गया बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो वैसे कंडीशन को हम लोग बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका इलास्टिसिटी हमेशा क्या हो जाएगा 1 से बड़ा होगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, ई का वैल्यू 1 से ग्रेटर, किसका रिलेटिवली इलास्टिसिटी, इन इलास्टिसिटी का हो जाएगा 1 से छोटा, ठीक। अब यूनिटी ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ई का वैल्यू हो जाता है 1, मतलब कि जो डिमांड है आप हल्का सा प्राइस है हल्का सा बढ़ाइए तो डिमांड भी हल्का सा वैसे ही बढ़ के रह जाएगा, और प्राइस भी हल्का कम कीजिए तो डिमांड भी हल्का सा वैसे ही बढ़ेगा, मतलब दोनों बराबरी में रहेगा। तो वैसे कंडीशन को बोलते हैं हम लोग यूनिटी ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ठीक है। ऐसा कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी, यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड बराबर लॉ ऑफ सप्लाई को दोनों को बराबर करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। एक टॉपिक आपको ये भी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो आपका लॉ ऑफ डिमांड बराबर लॉ ऑफ सप्लाई हो जाता है, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई दोनों बराबर होगा तो वैसे कंडीशन को बोलते हैं लॉ ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर यूनिटी ऑफ इलास्टिसिटी, क्या आप प्राइस बढ़ा रहे हैं चाहे डिमांड, प्राइस बढ़ा रहे हैं या प्राइस घटा रहे हैं, तो क्या हो रहा है दोनों बराबर चल रहा है, मतलब ई का वैल्यू क्या होगा, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन और,
एक क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे और उसमें देखेंगे कौन सा परफेक्टली इलास्टिक है, कौन सा रिलेटिवली है, इनइलास्टिक है और इलास्टिक है, ये सब देखेंगे एक एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप मान लिया जाए सोना ही लेना जाना है, गोल्ड, या फिर हटाओ गोल्ड का मतलब क्या ले, पेन ले लेते हैं। ठीक है, पहले मान लेते हैं 10 रुपये पेन था। कितने रुपये था? 10 रुपये। ठीक, तो मैंने पेन, हाँ पेन ही ले लिया। फिर उसके बाद मैंने कितना लिया इसको, पेन लिया मान लीजिए 50 पीस ले लिया। ठीक है, डिमांड कितना का आया? 50 पीस। ठीक, लेकिन अब मान लिया जाए प्राइस बढ़ गया, जाकर 10 से 20 हो गया। ठीक है, तो डिमांड में भी कमी आएगा। हाँ, मान लिया जाए कि फिर उसने लिया कितना पीस? 30 पीस लिया। कितना पीस लिया? 30 पीस। ये आपका डिमांड वाला था, ये आपका प्राइस वाला है। जैसे इन्होंने प्राइस बढ़ाया तो डिमांड क्या आ गया? कमी आ गया। तो इलास्टिसिटी पर निकालें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे डेल्टा डी बटा डेल्टा पी गुना पी बटा डी, ये लिखेंगे ना, ये था ना आपका, आया था फॉर्मूला पी बटा डी। ठीक, तो डेल्टा डी कितना हुआ? चेंज इन ये क्या है आपका? चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड कितना हुआ? 50 में से 30 गया 20, और प्राइस में कितना चेंजिंग आया? 20 माइनस 10, 10 का चेंजिंग आया, गुना प्राइस था पहले कितना? 10 था। डिमांड भाई कितना हो गया? तो डिमांड हो गया आपका 20, सॉरी डिमांड कितना था आपका? 50 था, है ना। तो कट्टम खटाई करते हैं, और ये आ गया पंचों को 20, और 2 से 2, 2 से 5, मतलब 2/5। तो इलास्टिसिटी आ गया 2/5, मतलब 2/5 मतलब ई का वैल्यू जो है 1 से क्या है? छोटा है। तो कौन सा इलास्टिसिटी होगा आपका? किससे छोटा है? 1 से। तो 1 से छोटा है, इलास्टिसिटी है, लेकिन कौन सा हो गया? 1 से छोटा है, तो रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। तो हम लोग का जो जिंदगी है, सामान जो खरीदते हैं, वो किससे रिलेटिव है? तो रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, और रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ए 2 और ए चौथा, इसी से आप हम लोग जिंदगी से रिलेटेड है। ठीक है, ए से तो है ही नहीं, ये तो काल्पनिक हो जाएगा ना, क्योंकि प्राइस हल्का सा चेंजिंग करते हैं, डिमांड में बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग आ जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, ये सब क्या हो गया आपका? टाइप हो गया किसका? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। क्लियर? एक क्वेश्चन आप करेंगे, इसमें आप लोग खुद से बताएंगे आप लोग कि कौन सा आपका हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ टाइप का कौन सा हुआ। ठीक है, चारों में से आप बताएंगे, चारों पांचों में से। मान लिया जाए शुगर का एग्जांपल लेते हैं, चीनी, कि पहले आपका दाम था 50 रुपये, बाद में हो गया 25 रुपये। 50 रुपये था तो इन्होंने लिया 250 kg, और 25 रुपये हो गया तो ये ले लिए भाई 300 kg। ठीक है, 50 रुपये था तो कितना हो गया? 250 kg, और 25 रुपये था तो कितना हो गया? 300 kg। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएं, और कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी बताएं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम की, तो उस टॉपिक में बात कर लेंगे। नेशनल इनकम, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी क्या है ना, ये सब बात कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।